तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जिन न्यूमेरिकल्स को करेंगे उनके लिए कोई भी नया फार्मूला नहीं लगना है। जो भी फार्मूला लगना है वो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई नई बात लगेगी तो हम आपको वहाँ पर तुरंत उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अपने पहले न्यूमेरिकल से, जिसमें कहा जा रहा है अ ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम व्हेन रब विद सिल्क क्लॉथ। तो इसमें पूछा जा रहा है, फाइंड करना है। फर्स्ट है कि चार्ज ऑन सिल्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू सिल्क, और थर्ड पार्ट है चेंज इन द मास ऑफ रॉड एंड सिल्क। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये होता है। बहुत बच्चों को याद भी होगा। इस क्वेश्चन में किन किन को रब करने को कहा जा रहा है। एक तो ग्लास रॉड है और दूसरा है सिल्क क्लॉथ। तो जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क वाले क्लॉथ में जाते हैं, यानी कि सिल्क वाली क्लॉथ में एक्सेस में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ग्लास रॉड में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो सिल्क का क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑन सिल्क। तो देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर गए हैं सिल्क वाले क्लॉथ में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, जितने ग्लास रॉड से निकले उतने ही सिल्क में गए। यानी कि जितना चार्ज ग्लास रॉड पर आया है उतना ही चार्ज सिल्क वाले क्लॉथ पर भी होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो। तो फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन सिल्क इज इक्वल टू, जितना ये मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी रॉड, तो ये सिल्क का क्लॉथ जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि -3.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसको हम कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फंडामेंटल लगा हुआ है यहाँ पर, कि चार्ज जो है कंजर्व रहेगा। जितना एक बॉडी से ट्रांसफ़र होकर के दूसरी बॉडी में गया है, तो अगर हम दोनों को मिला दें तो उनका सम 0 हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, इन दोनों को ऐड करने पर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है। अब हम दूसरे वाले पार्ट की बात करेंगे, जिसमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू सिल्क, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर के गए हैं सिल्क में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। E हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हमें याद होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और चार्ज यहाँ पर Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो फॉर्मूला होता है सिंस Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ से n निकालना है तो क्या हो जाएगा Q अपॉन E, और Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻9, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 10⁻10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क वाली क्लॉथ में जाएंगे। तभी एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यही इसमें सेकंड वाले पार्ट में पूछा था। अब थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है चेंज इन द मास ऑफ रॉड एंड सिल्क, दोनों के मास में कितना चेंज होगा। तो देखिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर कमी हो जाएगी, और जिस बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा उसका मास। थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाले पार्ट में तो चेंज इन मास क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनसे हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से इनटू कर देंगे, यानी कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इंटू 10⁻10, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है,
तो 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको सॉल्व करने पर इंटू करके देखते हैं, 2 अंदर 2, 2 9 18, यानी कि 18.2 और इंटू 10⁻21। अब इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आंसर लिखने की, ये डेसिमल जो है ये इस जगह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.82 इंटू 10⁻20, और ये इतने केजी रहेगा। तो यानी कि चेंज इन मास कितना हुआ, 1.82 इंटू 10⁻20 केजी का ये चेंज होगा। इतना मास जो है रॉड का कम हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ का बढ़ जाएगा, क्योंकि रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 इंटू 10⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे समझ लिए कि ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r होती है, ये Q1 चार्ज होता है, ये Q2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर पहले वाले चार्ज की बात कही जा रही है, 2 इंटू 10⁻7 कूलम है, और दूसरे वाले चार्ज की बात की जा रही है 3 इंटू 10⁻7 कूलम है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमें MK सिस्टम में लगाने होते हैं। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो फार्मूला हम जानते हैं, वाई कूलम्स लॉ 1/4πε0। के यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इन एयर की बात की जा रही है, तो इसलिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और Q1 की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10⁻7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7, और r² यानी कि 30 इंटू 10⁻2 की होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 10 ऊपर की जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 7 14, तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, और नीचे देखिए 3 3 900 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो ये 9 से 100, यहाँ पर पावर कितनी बची, -2 बची हैं, तो ये ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 3 2 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दोनों बॉडीज़ के बीच में। सॉल्व करने का तरीका भाई आप अपना भी लगा सकते हैं, जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाए आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए अब जो सवाल आया है आपके सामने, इसमें कहा जा रहा है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चों को ये समझ में भी आ गया होगा देखते ही सवाल। ये कहा जा रहा है इसमें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, और सेकंड पार्ट है इसका कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, इनके बीच की डिस्टेंस r कितनी होगी। फर्स्ट वाले पार्ट में व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, r निकालना है। तो देखिए पहले वाले चार्ज को Q1 कहेंगे, दूसरे वाले चार्ज को Q2 कहेंगे, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है F इज इक्वल टू, कितना फोर्स लगता है 0.2 न्यूटन का। तो पहला वाला चार्ज जो है वो है 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻6 कूलम। ये माइक्रो को हमने कन्वर्ट कर लिया कूलम में। और दूसरा वाला चार्ज Q2 आपको दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.8 इंटू 10⁻6 कूलम। ये हो जाएगा। माइनस साइन का यहाँ पर यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, वो केवल इस वजह से दिया गया है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, प्लस माइनस होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है।
तो ये आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बाई कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम पहले से ही जानते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी, फिर उसके बाद सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो एफ़ की वैल्यू क्या दी हुई है 0.2। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹, क्योंकि ये एयर की बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁶, और आर स्क्वायर यहाँ पर नीचे ऐसे ही रहेगा। फिर आर स्क्वायर इधर कर देंगे, ये 0.2 इधर आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए ये 2 टाइम्स चला गया, 8 2 ज़ा 16 और 16 9 ज़ा 144 और 1 के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और इंटू 10⁻, देखते हैं कितनी बचेगी। तो यहाँ पर -6 -12 हो गया, ये प्लस का 9 है, तो यानी कि -3 बची है। फिर इसको हम इधर लिख दें, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 14.4 इंटू 10⁻³ तो 14.4 इंटू 10⁻³ तो देखिए ये पॉइंट इधर बढ़ा लीजिए, तो ये 144 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब पूरी चीज़ अंडर रूट में हो जाएगी, यानी कि आर इक्वल टू इसका जो है 144 इंटू 10⁻², सॉरी -4। अब जब ये बाहर आएगा तो ये 12 का हो जाएगा, तो 12 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। इसको चाहो तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस निकाल के दिखाई। ये सॉल्व करना अगर आपको जो है ना समझ में आया हो तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी सॉल्व कर पाओ उस हिसाब से सॉल्व करीजिएगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर ही आएगी, या फिर इतना कह सकते हैं कि 12 इंटू 10⁻² मीटर ही आएगी। ठीक है। तो अब देखिए इस दूसरे वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो जितना ये वाला स्फीयर इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला स्फीयर भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो सेकेंड वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ये लिखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है न्यूमेरिकल वाला, इसमें कहा जा रहा है कि चेक द रेशियो ke² अपॉन g me mp। me का मतलब कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। ये कैपिटल G की जो वैल्यू होती है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में आपने पढ़ रखा होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वाले में। तो जो G होता है वही ये वाला G है, और ये K जो दिया हुआ है इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। और E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वो आपको पहले से पता है। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है इज़ डायमेंशनलेस, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, यानी कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके ये डिटरमाइन करना है कि इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो और व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, यानी कि उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या अर्थ निकलेगा, ये भी हमें बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं। तो इसमें देखिए फ्रॉम कूलॉम्स लॉ आप लोगों को पहले से पता है कि 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर जो ये 1/4πε0 दिया हुआ इसी को हम K कहते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल k। जो यहाँ पर एक और कैपिटल K आता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। ये जो 1/4πε0 है इस पूरे को ही स्मॉल k भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू रख करके 1/4πε0 की जगह पर k करके और फिर इसे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2। तो अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ k। तो डायमेंशन ऑफ k कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ f रखी जाएगी। f की क्या होती है डायमेंशन, MLT-2 ये होती है। r जो है डिस्टेंस है,
डिस्टेंस का मतलब कि उसके लिए एल लिखेंगे, उसकी पावर 2 यहाँ पर लगा देंगे डायरेक्ट ही। फिर यहाँ पर जो चार्ज है उसकी डायमेंशन होती है 80, ये आप लोगों को याद होगा। 80 दो बार लिख देंगे, ये 80 इसके लिए हो गया, ये वाला 80 इसके लिए हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ के क्या आ जाएगी, एम, देखिए यहाँ पर एम बचेगा, फिर एल, एल 2 और एक 3 है तो यानी कि L3 हो गया। फिर T यहाँ पर T की पावर हो जाएगी -4 और A की पावर -2 हो जाएगी। तो ये डायमेंशन आ जाएगी K इज इक्वल टू ML3T-4 A-2, ये K की डायमेंशन है। अब हम इस वाले की बात करेंगे, अब हम पूरे की डायमेंशन निकालेंगे कि डायमेंशन ऑफ नाउ द डायमेंशन ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो इस पूरे की डायमेंशन निकालने के लिए कि जो के की डायमेंशन निकली है वो यहाँ से पुट कर दी जाएगी। कितनी आई है डायमेंशन, तो यहाँ पर लिखेंगे ML3 T की पावर T-4 A-2, ये आई है डायमेंशन। तो अब यहाँ पर E की लिखेंगे, E क्या है, चार्ज, चार्ज की क्या होती है 80 और 80 की स्क्वायर है यहाँ पर रख देंगे। तो G की जो डायमेंशन होती है वो भी आपको पता है कि M-1 L3 और T-2 ये डायमेंशन होती है। M जो मास है यहाँ पर M, इसकी जगह पर भी M पुट कर दिया जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सारी डायमेंशंस जो है वो ज़ीरो आएंगी, M की पावर 0 हो जाएगी और L की भी जो है 0 हो जाएगी। ये 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गई। इसी तरह से अगर हम T की भी देखें तो 0 हो जाएगी और A की भी जो है देखें तो वो 0 हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी सबकी डायमेंशन जो है यहाँ पर 0 आ जाएंगे। जैसे कि इस वाले न्यूमेरिकल में कह रहा था कि रेशियो जो है इस क्वांटिटी का वो डायमेंशन लेस होगा, तो ये इस तरह से जो है डायमेंशन लेस दिखा दिया गया। अब फिर हमसे कह रहा है लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। यानी कि अब हमें जो है इस रेशियो की जो है वैल्यू डिटरमाइन करनी है। कौन से रेशियो की, इस वाले रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो देखिए वैल्यू ऑफ दिस यानी कि K² अपॉन GME/MP। तो इसमें हम सारी वैल्यूज जो है पुट कर देंगे। तो देखिए K की वैल्यू क्या होती है, K वही है 1/4πε0 वाला, यानी कि उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और फिर इसकी स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। G जो दिया हुआ है वो 6.67 × 10⁻11 ये होता है, ये रख देंगे। M यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और जो MP दिया हुआ है यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.66 × 10⁻27 kg, ये रख दिया जाएगा। फिर अब इनको हम सबको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आप अपने हिसाब से जो है सॉल्व करिएगा इसको। तो ये आता है आपका 2.29 × 10⁻39, ये आता है सॉल्व करने पर। तो ये जो है कांस्टेंट आ गया, जो ये पूरा दिया हुआ इसकी वैल्यू जो है 2.29 × 10⁻39 ये आती है। तो देखिए जो ये रेशियो आया है ये क्या सिग्निफाई करता है, उसके लिए हमें इधर वाला पार्ट जो है रफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कूलॉम्स लॉ में क्या होता है कि F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r² ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। तो उस केस में जो भी इनके बीच में फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा और उसको हम E से डिनोट करेंगे। और 1/4πε0 की वैल्यू K होती है। तो यहाँ पर जो दोनों चार्जेस हैं वो E और E, यानी Q1 भी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज वाला है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज वाला है वो प्रोटॉन, लेकिन उसका चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह पर E और E पुट किया जाएगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R रखी जाएगी। तो ये एक्चुअल में निकल के आएगा KE² अपॉन R²।
अब अगर इनके इनके बीच में लगने वाले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि इसका मास जो है वो mp प्रोटॉन है समझ लीजिए, और ये इसका मास जो है वो me है, इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम Fg कहें, और ये होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 का मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और m2 का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आगे पीछे हैं, उससे नहीं मतलब है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। नाउ Fe अपॉन Fg, अगर हम दोनों को ऊपर नीचे ऐसे ही रख दें तो Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और Fg की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इससे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। और इस पूरे की वैल्यू हम यहाँ पर पहले ही निकाल कर दिखा चुके हैं कि ये होती है, तो एफ ई अपॉन एफ जी, ये कितना हो जाएगा, ये इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, यानी कि 2.29 इंटू 10⁻39। तो अगर हम यहाँ पर g से इधर इंटू कर दें तो यानी कि क्या आ जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू 2.29 इंटू 10⁻39 एफ जी, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रॉक्सीमेट 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।